नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा में पेश होगा आरक्षण कोटा बढ़ाने का बिल। तो आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाएगी नीतीश सरकार। 5 दिनों तक चलेगा शीतकालीन सत्र। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज चौथा और बेहद खास दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि आज बिहार में आरक्षण में कोटा का दायरा बढ़ाने वाला ये बिल पेश किया जाएगा। तो कैबिनेट से इसको लेकर मंजूरी भी मिल चुकी है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और दूसरे हाफ में इस बिल को सदन के पटल पर पेश किया जा सकता है और उसके बाद इसे पारित कराने के लिए जद्दोजहद होगी। नीतीश कैबिनेट ने बिहार में 50% आरक्षण कैरियर को बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया है। देखिए, बिहार विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया जाना है और इसी को लेकर मौके पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के बयान पर भाजपा ने सियासत भी शुरू कर दी है। इसे भुनाने की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने दिए बयान पर माफी मांगी, लेकिन आज का दिन बेहद खास हो सकता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, देखिए, आज सत्र का बहुत खास दिन है क्योंकि विधानसभा में आरक्षण कोटा बढ़ाने पर बिल पेश किया जाएगा। फिलहाल स्थिति क्या नजर आ पाती है, क्योंकि बीजेपी तो अलग ही मूड में है। देखिए, बिल्कुल आज बिहार के लिए और बिहार विधानसभा में जो आज आरक्षण संशोधन बिल जो 2023 पास किया जाना है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल ये आज के लिए बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और बहुत ही बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जहां आरक्षण बिल को पेश किया जाना है। इस आरक्षण बिल को पेश करने से पहले नीतीश सरकार ने अपने कैबिनेट में इसको पास करा लिया है। तो इस तरह से आज बहुत खास दिन है और द्वितीय पाली में इसे पेश किया जाना है। उसकी तैयारी सरकार की ओर से कर ली गई है। अब ये है, इसमें यह है कि चूंकि आरक्षण बिल जो पास कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली है, इसमें लगभग तमाम दलों ने इसमें सहमति जताई है। तो बहुत ज्यादा हंगामा होने की बात तो सामने उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन जो पहले से घटनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपना विवादित बयान दिया था, या भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या आरक्षण से पहले जो जातीय गणना जो है उसमें जिस तरह से गड़बड़ियां की बात सामने आई, उसको लेकर के ये कह सकते हैं कि एक इशू उठेगा और इसको लेके वहां पे हंगामा हो सकता है। तो इस तरह से जो आरक्षण कोटा बढ़ाने का, जो दायरा बढ़ाने का जो नीतीश सरकार ने जो अपना पेश किया, उस तरह से एक आंकड़ा मैं बता दूं कि एससी का जो कोटा है, जो प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुई, इसमें एससी का कोटा 16% से 20% बढ़ाने का है। एसटी का है 1 से 2% बढ़ाने का है। अति पिछड़ा का 25% बढ़ाने का है। ओबीसी का 16% और आर्थिक रूप से पिछड़े को 10% बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव नहीं, बल्कि इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। विधानसभा के पटल में रखने के बाद इस बिल को पास करा लिया जाएगा। उसके बाद ये जो दायरा पहले से 50% था, वो लगभग, देखिए, पहले जो दायरा 50% था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसे अब 75% बढ़ा जाएगा। हम सवर्ण गरीबों की बात करते, उनके 10% का जो आरक्षण था वो यथावत रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जरा ये भी बता दीजिए कि ये प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो इसके बाद जो स्थिति है वो कैसी बनेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहले जो जातीय गणना हुई थी, तो ये चर्चा हुई कि जब बिहार की स्थिति, जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है लोगों की, यदि उसकी जानकारी, उसके आंकड़े सरकार के पास होंगे, तो जन कल्याणकारी नीतियां जो बनाई जाएगी उसके हिसाब से बनाई जाएगी। देखिए राजीव, जरा हम इसे भी समझे। देखिए राजीव, इसे भी समझे जरा हम कि हालांकि इसे अब बढ़ा तो दिया जाएगा, यदि कि संशोधन के बाद जो आरक्षण का स्वरूप आप बता रहे थे कुछ ऐसा रहेगा कि जाति जो अभी है, आरक्षण बढ़ने के बाद में क्या होगा, अनुसूचित जाति 16 से बढ़कर 20% हो जाएगी, आरक्षण मिल जाएगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें 1 से बढ़ाकर 2% हो जाएगा। लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग 30 से 43, आर्थिक कमजोर वर्ग का 10 से 10% ही रहेगा। यहां पर काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, जब नीतीश सरकार ने जब आरक्षण बिल लेके आया है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये आरक्षण बिल लाया गया
तो आखिर ये जो 30 सालों से जो सरकार यहाँ चल रही है, आखिर किसकी सरकार थी? नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रही थी। तो नीतीश सरकार 17 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके अलावा जो आरजेडी का शासन रहा 15 साल वो, तो ये अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो आखिर उस समय जो नीतीश सरकार या लालू राबड़ी की जो सरकार रही, तो उसने अति पिछड़ों के लिए अन्य जो वर्ग है जिनके आरक्षण की बात चल रही है, बढ़ाने का दायरा बढ़ाने की बात चल रही है, तो उनका जो विकास नहीं हुआ, उनका जो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि क्योंकि उनके पास अब आंकड़े आ गए हैं, तो इस आंकड़े के आधार पे वो कहते हैं कि हम एक जन कल्याणकारी नीति बनाएंगे और जो पिछड़े वर्ग हैं या जो समाज के वंचित लोग हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनका भी विकास किया जाएगा, उनका भी सामाजिक उत्थान होगा, उनको भी आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने की यहाँ पर क्या आपको लग रहा है राजीव, आप क्या देख पा रहे हैं, तमाम जो विपक्ष है वो भी इस बाबत सहमत नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, हमने जो देखा जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी और नीतीश कुमार ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, हालांकि माफी मांग ली, लेकिन बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश करी। क्या इस आरक्षण में बदलाव के मुद्दे पर सहमत है विपक्ष, सहमत है? बिल्कुल। जब ये देखिए, आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी ने भी अभी तक असहमति नहीं जताई है लोगों का। अब जो विपक्ष है उसका कहना है कि ये आरक्षण पहले क्यों नहीं हुआ और जो जिनका विकास नहीं हुआ उसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। किसी को इस पे अधिकांश दल है या अधिकांश नेता है वो आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले के साथ है, लेकिन उनका कहना है कि इसके लिए जो नीतीश सरकार है या लालू राबड़ी की सरकार थी वही दोषी है, जिसके चलते बिहार इतने सालों तक पिछड़ा रहा। अब ये मुद्दा भाजपा के लिए या विपक्षी दल जो भी है उनके लिए है, वो उनके द्वारा ये सरकार पर प्रहार किया जा रहा है कि आज जो आरक्षण बढ़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनके लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाई जाएगी, तो इससे पहले जो जन कल्याणकारी नीतियां बनाएगी तो उससे क्यों ये लोग पिछड़े रह गए, उनका पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ा, उनकी सामाजिक स्थिति क्यों नहीं बढ़ी, उनकी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बढ़ी? तो इसके लिए सरकार को घेरने में भाजपा जुटी है और उनका कहना है कि जो सरकार का ये फार्मूला है ये कागजी है, अब इस पर सरकार को काम करना है, सरकार को काम करके धरातल पर दिखाना है, ये उनके सामने चुनौती है और इस चुनौती को लेकर ही भाजपा। अच्छा, जरा एक चीज थोड़ा सा और हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी विधानसभा चुनावों के बाद आ जाएगा। यदि हम बात हिंदुत्व की करते हैं, जिस पे बीजेपी हमेशा से घेरती आई है, खेलती आई है, मुफ्त राशन भी कई बार जिक्र कर चुकी है, तो यहाँ पर जो नीतीश का जो एक कार्ड है, आरक्षण वाला कार्ड है, ये कितना कारगर साबित नजर आता है आपको, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाहे जातीय गणना का मामला हो या आरक्षण का मामला हो, ये पूरा मामला राजनीति से अलग है ऐसा नहीं है, क्योंकि आने वाला चुनावी साल है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आरक्षण का जो संशोधन बिल आज लाया जा रहा है इसमें जल्दीबाजी की गई या जातीय गणना को लेकर जितना जल्दीबाजी करके उसके आंकड़े इकट्ठे किए गए, उसको सार्वजनिक किया गया, तो निश्चित तौर पर जो सरकार है वो चाहती है, जो महागठबंधन के नेता हैं वो चाहते हैं कि इसका लाभ उनको आगे मिले, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है और इस पे इसीलिए राजनीति हो रही है और इसीलिए पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक हो रहा है, क्योंकि पक्ष की जो सरकार है वो अपना पक्ष रख रही है कि चूंकि वो आरक्षण बिल लेके आई है, लोगों के लिए जन कल्याणकारी नीतियां लेकर के आई है और जो जन कल्याणकारी ये जो चीजें हैं ना, हाँ बिल्कुल, जन कल्याणकारी नीतियों की बात हो और ये आरक्षण का मुद्दा जो है वो अभी से नहीं है, ये बहुत पुराना है। 2015 की आपको याद होगा, बात का जिक्र कर ले, जब यहाँ पर जेडीयू ने आरजेडी ने तमाम बातें उठाई थी और सामाजिक समीक्षा का आह्वान भी किया गया था, आपको याद होगा। तब भी जब मोहन भागवत ने इस मुद्दे को उठाया था तब भी आरक्षण का बात सामने आई थी और अब चूंकि अब नया अलायंस बन चुका है तो ये जिम्मेदारी स्वतः ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी ली है, हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, अब तो ये इसी पर चूंकि बहस हो रही है कि भाई इसको क्रेडिट किसको जाता है। अब सरकार इसको अपना क्रेडिट अब गुनाने में लगी है। सरकार का कहना है कि वो आरक्षण बिल लाने का काम उन्होंने किया, उनका कहना है कि जातीय गणना कराने का काम उन्होंने किया और जो महागठबंधन के नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो,
या अन्य जो मंत्रीगण हैं या चलिए, नेता हैं, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो आज का दिन बेहद खास। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान का भी हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद से जो सियासी माहौल था ना, वो बहुत गरमाया हुआ है। उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में जनसभा को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के बयान पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि INDIA अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, वहां भी माताएं बहनें मौजूद थी, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी भाषा में भद्दी बातें कहीं, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। और क्या कहा, जरा जानिए। बिहार जो अपनी सियासत, सियासतदान और अभूतपूर्व इतिहास के लिए जाना जाता रहा है, कल से बिहार एक बार फिर से सुर्खियों में है। अभूतपूर्व इतिहास या फिर राजनीति के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार या फिर कहें कि पूरे देश को शर्मसार करने के लिए। विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को इस तरीके से रखा कि पूरे देश में खासकर महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया। नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपने शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि हाथों के इशारों से जिस तरीके से अश्लील बातों को जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देकर बताया, उससे पूरे देश में नीतीश बाबू की थू-थू हो रही है। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था। तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। बिहार जनसंख्या में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनके बयान की पूरे देश में आलोचना हो रही है। कभी ना माफी मांगने वाले नीतीश बाबू को जब एहसास हुआ कि उन्होंने कोई गंदी बात कह दी है, तो सुबह उठते ही मीडिया के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगी। लेकिन उनकी माफी से कुछ होने वाला नहीं था। बात अब काफी आगे बढ़ चुकी थी। नीतीश कुमार के बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के इस बयान से माताओं और बहनों का अपमान हुआ है। उस बात का और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सदन में ज्ञान का पन्ना क्या पलटा, पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस बयान पर विरोध जताया, तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की। नीतीश कुमार के इस अपमानजनक बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयान को दूसरे नजरिए से देखना सही नहीं है। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं। लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी
ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। नीतीश कुमार बिहार में प्रजनन दर कम करने को लेकर ऐसा पाठ पढ़ाने लगे जिससे सदन में उपस्थित महिला विधायक भी चीख गई, फूट फूट कर रोने लगी। नीतीश के इस बयान पर सियासत भी भरपूर हो रही है। एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल उठा रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी नीतीश कुमार के बयान को निंदनीय बता रहा है। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। देश में एक तरफ ठंड के मौसम की शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इस बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया। बार बार माफी मांगने के बावजूद नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है। अब इस विवाद में घिरे नीतीश कुमार कब तक निकल पाते हैं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बड़ी खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना में ईडी और इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई हुई है। सुबह से ही कांग्रेस नेता आवास पर छापामार कार्रवाई जारी है। पी श्रीनिवास रेड्डी के घर पर यह आवास पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, तो फिलहाल ये बड़ी खबर तेलंगाना में ईडी और इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई। सुबह से कांग्रेस नेता के आवास पर छापामार कार्रवाई जारी है। हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए आप भारी सुरक्षा व्यवस्था और इसी बीच पी श्रीनिवास रेड्डी के घर के आवास पर ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश अग्रवाल तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। आकाश, जरा बताइए, जानकारी दीजिए, कांग्रेस नेता के आवास पर यह छापामार कार्रवाई कब से की जा रही है, किस बाबत कार्रवाई की जा रही है, जरा जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह से कांग्रेस के जो नेता है श्रीनिवास रेड्डी, उनके घर पर छापामारी चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आज सुबह उनके घर पर जाकर के कार्रवाई की है और उनके जो खम्मम के जितने भी ऑफिसर्स है और उनके जो रिश्तेदारों के घर है वहाँ सब पर छापामारी चल रही है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कुछ भी बताया नहीं जा रहा है और उनके घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं और वहाँ पर नारेबाजी चल रही है कि मोदी सरकार मुर्दाबाद। और ये छापामारी अभी इलेक्शन के पीरियड में चल रही है। चलिए, आप जानकारी देते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका। तो फिलहाल तस्वीर भी अपने तमाम दर्शकों तक हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुबह से ही नेता के घर पर ये छापामार कार्रवाई, पी श्रीनिवास रेड्डी के आवास पर छापामार कार्रवाई है। ईडी और इनकम टैक्स की ये छापामार कार्रवाई जारी है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।